दोस्तों, देश का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा ना दोस्तों जो दिल्ली के चुनाव के बारे में न जानता हो या न सोचता हो। दोस्तों, दिल्ली का चुनाव भविष्य की एक बहुत बड़ी दस्तक है और राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके लिए तो एक कड़ा टास्क जरूर बन गया है। और दोस्तों, ये वीडियो को हर एक को देखना चाहिए, जानना चाहिए। इससे जो हमारे देश के जो भी नागरिक है, जो भी व्यक्ति है, उनका मानसिक कसरत होता है और उनका दिमाग अलग अलग जगह सोचने के लिए बाध्य होता है और सोचना ये चाहिए भी। दोस्तों, सबसे पहला मैसेज दिल्ली का चुनाव में ये गया है ना दोस्तों कि बिना स्पष्ट कारण बताए अब दागी नेता को जनता पसंद नहीं कर रही है। ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छा मैसेज है। दोस्तों, मैंने वर्ड का यूज किया, बिना कारण बताए दागी नेताओं को जनता पसंद नहीं कर रही है। दोस्तों, बिना कारण दागी बताए जनता का जो प्रतिनिधि है उनका मतलब मैं आपको समझा दूं। दोस्तों, जैसे कि केजरीवाल अभी दिल्ली के जो थे उनको ऊपर करप्शन के चार्ज लगे, वो जेल भी गए। लेकिन दोस्तों, जेल गए ठीक है, बहुत सारे देश के अन्य राज्यों के नेता जेल जा रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनकी पार्टी उस तरीके से नहीं हार रही है। इनमें और उनमें अंतर क्या है दोस्तों? ये जो केजरीवाल जब जेल जाते थे दोस्तों, तो जेल के आने के बाद अपने ऊपर चार्जेस लगे हैं, उनके बारे में बात तो बहुत करते हैं, लेकिन दोस्तों एक कारण नहीं बताते। अपने आप को बेगुनाह तो साबित करना चाहते हैं, लेकिन कारण नहीं बताते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई पूछता है कि क्यों गए थे, क्यों आपको ईडी लेकर गई, तो बोलते हैं मुझे फंसाया जा रहा है। अरे भैया, ये तो कोई भी बड़ा से बड़ा अपराधी भी जिसके ऊपर संगीन अपराध लगे हैं ना दोस्तों, उनको भी अगर बोलने का मौका दिया जाए तो यही बात बोलेगा कि मुझे फंसाया जा रहा है। दोस्तों, दिल्ली के केजरीवाल को पूरा देश सुनना चाहता है, पूरा सुन रहा है, उन्हें कैसे फंसाया जा रहा समझा तो दे। ऐसा थोड़ी काम चल जाएगा कि बोल दिया मुझे फंसाया जा रहा है। फिर उसके बाद जो केजरीवाल है बार बार यही बयान को रिपीट करते हैं कि बीजेपी वाली की साजिश है। दोस्तों, देश में कोर्ट है, कचहरी है, वहां अपनी बात रखो ना। आपको ईडी पकड़ी है, कोर्ट सजा दे रहा है, कोर्ट आपको जमानत दे रहा है, इसमें बीजेपी कहां से आ गया? तो दोस्तों, जो ऐसे दागी जो कोई कारण नहीं बता रहे कि मैं कैसे दाग मुक्त हूं, या तो उनको अपने जो भी उनके ऊपर कार्रवाइयां चली, कानूनी कार्रवाई चली, उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहिए। आप वो कार्रवाइयों की बात भी कर रहे हो और बार बार जनता के सामने रख भी रहे हो, हाँ मुझे जेल भेजा गया, मुझे जेल भेजा गया। और बहुत ही कहना चाहिए कि बेशर्म तरीके से, बहुत ही एकदम लापरवाह तरीके से, गैर जिम्मेदाराना एक बयान देते हो आप कि अब जनता जेल का जवाब वोट से देगी। अरे भैया, जेल आप किस लिए गए हो ये तो बता दो। जेल आप जन कल्याण के मुद्दे पर गए हो तो बताओ। और सबसे बड़ी बात, केजरीवाल के साथ समस्या ये था कि वो अपनी तुलना महान सत्कर्मी, महान देशभक्त भगत सिंह से करते हैं। भगत सिंह जब जेल जाते थे तो साफ साफ बताते थे कि हाँ भाई मैं देश के लिए जेल जा रहा हूं। भगत सिंह को जब फांसी हुई थी तो फांसी के पहले भी उन्होंने पूरा कारण बता के फांसी पर लटका, इसलिए भगत सिंह का पूरा दुनिया दीवाना है। लेकिन आप जेल किसके लिए जा रहे हो, बताओ ना कारण। जेल आप करप्शन के चार्ज में जा रहे हो और आप जनता को इतना बड़ा खुला मंच होने के बावजूद भी समझा नहीं पा रहे हो कि मैं करप्शन मुक्त हूं तो कैसे हूं। आप केवल इतना बता दे रहे हो बीजेपी की चाल है, लेकिन देश के लोगों को ये नहीं बता पा रहे हो कि बीजेपी की कैसी चाल है। आप सीधे सीधे बयान दे देते हो कि बीजेपी वाले हमारे पार्टी को, लोगों को तोड़ना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, लेकिन कैसे जोड़ रहे हैं, कौन जोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है, कौन पैसे का ऑफर कर रहा है, कुछ नहीं बताते हो। तो दोस्तों, ये सब चीजों का मतलब यही है कि इसी को मैं कहता हूं कि दागी नेता। लेकिन ये मैटर सबको उठाना कि मैं दागी हूं, मतलब मैं दाग मुक्त हूं, लेकिन मैं कैसे दाग मुक्त हूं ये नहीं बताना। ये अब राजनीति का अंत हो रहा है। दोस्तों, फाइनली इसका निचोड़ यही है कि कोई भी ऐसा नेता जो दागी है लेकिन अपने दागी न होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पा रहा, देश की जनता को नहीं समझा पा रहा है, वैसा नेता अब नहीं चलेगा। और यही कारण है कि केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, तीनों के तीनों ये नेता थे जो दागी थे और तीनों को जनता ने हरा दिया। अब दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी मैसेज ये गई है ना दोस्तों कि राजनीतिक पार्टियां देश की जनता को इंटरनेट युग से पहले वाली जनता समझने की गलती कर रही है। दोस्तों, इंटरनेट युग की पहले वाली जनता का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं। दोस्तों, इंटरनेट जब युग नहीं था ना दोस्तों, तब किताबें और पेपर ही एक खबर का सहारा रहती थी। तो पेपर जनरली हर टाइप की खबरें छापती थी, तो लोगों को एक विशेष चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती थी। और जो किताबें भी होती थी ना, वो अच्छी खासी महंगी होती थी और रोजमर्रा की जीवन चलाने वाले व्यक्ति किताबों पर इतना खर्च नहीं कर सकते थे। और उस वक्त इंटरनेट नहीं होने की वजह से आदमी के पास
इतना समय भी नहीं था ये सब चीज़ों को पढ़ता। लेकिन दोस्तों जब इंटरनेट युग आया ना, तो लोगों को जानने समझने का मौका मिला और बहुत सस्ती, ये मान के चलिए कि मुफ्त तौर पर बहुत सारी जानकारी का मौका मिला। एक बार इंटरनेट में सर्च मारो, सब चीज़ की जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों अब जो जनता है वैसी जनता नहीं रही जैसे पहले थी। अब उनके पास जानकारियों का खजाना है। और दोस्तों पहले कोई खबर भी आती थी ना दोस्तों, एक दिन 2 दिन बाद लोग तो पहुंचती थी, और हर व्यक्ति वो खबर को पढ़ भी नहीं पाता था, तो इसलिए हर एक को खबर ठीक से मिल नहीं पाती थी, तो कंफ्यूजन होता था। लेकिन अभी के समय में जो भी खबर आती है, सेकंड मिनट भी नहीं, घंटा मिनट नहीं, दिन तो छोड़ दो, सेकंड के विदिन सेकंड जनता तक पहुंचती है। और जनता वो खबर को पढ़ता भी, एनालाइज भी करता, और उसको कुछ कंफ्यूजन होता है तो इंटरनेट में जाके सर्च करके पता भी करता है कि खबर में कितना दम है। दोस्तों इसकी तुलना जब पुनर्जागरण हो रहा था, दोस्तों यूरोप में पुनर्जागरण का शुरुआत हुआ था, तो उस वक्त पुनर्जागरण का प्रमुख कारण यह भी था कि छपाई जो मशीन आ गई थी, उसके वजह से लोगों के पास जो पुस्तकें बहुत ज़्यादा अच्छे से उपलब्ध हो गई थी, इसलिए लोगों का बौद्धिक स्तर बढ़ा। तो दोस्तों मैं कहना यह चाहता हूं कि जब ऐसा कोई भी मीडिया या कोई भी ऐसा साधन जो खबरों को तेजी से फैलाता है, अगर वो बढ़ जाना, तो एकाएक लोगों की मानसिक विकास होता है। और जब लोगों का मानसिक विकास होता है तो लोग इधर उधर की अनलगर बातों में नहीं फंसते हैं, और जो उल्टे सीधे तरीके से लोगों को भरमाते हैं वो नहीं भरमा पाते हैं। तो ये सब चीजें अब राजनेताओं को सोचना पड़ेगा, और अब राजनेताओं को वही वादा करना पड़ेगा जो पूरा कर सकते हो, नहीं तो जनता उन्हें वोट नहीं देगी। ये बात अब क्लियर हो रहा है, जो एक अच्छी शुरुआत है। दोस्तों हालांकि इसमें जीत बीजेपी की हुई है, और सबसे अच्छी स्थिति में इस चुनाव में बीजेपी रही है, और सबसे बेकार स्थिति में कांग्रेस रही है। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, इस चुनाव में अच्छा कद तो कांग्रेस का ही बढ़ रहा है। दोस्तों कांग्रेस का रिकवरी में बहुत ज्यादा मौका मिलेगा। दोस्तों देश की सभी क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस को इस तरीके से आंख दिखाती है और इस तरीके से कांग्रेस से बात करती है जैसे कि वो कांग्रेस को बिल्कुल कोई सीट ही नहीं देना चाहती। लेकिन दोस्तों अब सभी क्षेत्रों में ये मैसेज जा रहा है कि कांग्रेस को अगर तुम सीट नहीं दोगे, या कांग्रेस ऐसा मोल भाव करोगे, या उसको अपने साथ मिलाकर नहीं चलोगे, तो भले कांग्रेस जीते ना जीते, लेकिन तुम्हारा जीतना मुश्किल कर देगी। आज दोस्तों केजरीवाल के कम सीटों में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। और दोस्तों केजरीवाल जिस तरीके से कांग्रेस के विरोध में आक्रामक हो गए, और ये सब चीज केजरीवाल को हराने में सहायता की है। तो दोस्तों अब जो कांग्रेस पार्टी है, जिसका अलग अलग राज्यों में ये मान के वो क्षेत्रीय पार्टियां चलती, कांग्रेस कुछ है नहीं, उसको क्या करना, गठबंधन भी करती है, उसे बहुत कम सीटें देती है। तो दोस्तों इससे कांग्रेस का थोड़ा कद बढ़ेगा, और कांग्रेस को रिकवरी में बहुत ज्यादा सुविधा मिलेगी। और दोस्तों कांग्रेस भी ये बात अच्छे तरीके से समझ गई है कि अब देश में क्षेत्रीय पार्टियां का मुंह देखने से कोई फायदा नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियां अपना विधानसभा तक अपना जो भी करना है करे, लेकिन हमें राष्ट्रीय स्तर पर हमारा प्रतिद्वंदी केवल बीजेपी ही होना चाहिए। तो कांग्रेस भी इस चीज को समझी, और कांग्रेस ने भी बहुत ज्यादा दिल्ली में जीतने के लिए कम, आम आदमी को थोड़ा सा उसके जगह समझाने के लिए भी इस बार चुनाव में अच्छा प्रचार किया है। तो इस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव में एक दूरगामी फायदा तो दिख रहा है। और मेरी इस बातों का प्रमाण के तौर पर आपको बता दूं दोस्तों, कल रिजल्ट आया नहीं कि गोवा के जो एक क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसने खुले तौर पर बोल दिया कि अब हमारा कांग्रेस के साथ गठबंधन तय है, हम कांग्रेस साथ मिलकर लड़ेंगे। और दोस्तों जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े नेता का बयान आया कि और लड़ो आपस में। तो दोस्तों इस तरीके से अब कांग्रेस के पास लोग आएंगे उनके शर्तों पर बहुत हद तक गठबंधन करने के लिए। तो दोस्तों ये जो चुनाव का रिजल्ट है कांग्रेस के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है, उसके रिकवरी के लिए बहुत अच्छा साधन है, और कांग्रेस भी ऐसा लग रहा है कि रिकवरी के मूड में इसको लेकर है भी। अब दोस्तों हम लोग आते हैं इस चुनाव का पंजाब के ऊपर असर। दोस्तों इस चुनाव का पंजाब के ऊपर असर पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि केजरीवाल जिस तरीके से मतलब सत्ता के लिए दौड़ भाग करते हैं, और उनका हाव भाव को देखकर लगता है कि वो सत्ता को लेकर भूखे तो बहुत तगड़े हैं। वैसे हर राजनेता सत्ता के लिए भूखा होता है, इसमें कोई वो नहीं है। तो दोस्तों केजरीवाल अब दिल्ली में तो निकट भविष्य में कोई उम्मीद दिख नहीं रही है, और लोकसभा चुनाव भी नहीं है, और वैसे लोकसभा चुनाव उनका कुछ होता भी नहीं है। तो दोस्तों अभी दिल्ली के लिए सबसे सुरक्षित और आसानी से पाया जाने वाला जो मैदान दिख रहा है ना, वो है पंजाब। दोस्तों अभी पंजाब में आपको बता दूं आम आदमी पार्टी की सरकार है, और वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। दोस्तों बहुत इसकी प्रबल संभावना है कि अब केजरीवाल पंजाब में जाकर मुख्यमंत्री के कामों में
अपना इंटरफेयर करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे और पंजाब में अपने कामों के द्वारा बार बार दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं मुख्यमंत्री भगवंत मान से अच्छा प्रबंध कर सकता हूं शुरू में, और बाद में हो सके तो वहां की मुख्यमंत्री बनने का भी प्रयास कर ले तो कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों केजरीवाल वहां पर जब जाकर डायरेक्ट मुख्यमंत्री की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन कामों में हस्तक्षेप करेंगे तो विवाद उत्पन्न होगा, तो इस टाइप की चीजें तो सामने आएगी। और इस तरीके से जब ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है पंजाब की राजनीति गरमाएगी, और पंजाब की राजनीति गरमाएगी तो पंजाब राज पर असर पड़ना तय है। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज आगे आता है। ये महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों वादा पूरा करना। दोस्तों यहां पर आप लोग चीज नोटिस किए होंगे, आप लोग अगर राजनीति को ध्यान देते होंगे तो चीज नोटिस करते होंगे दोस्तों। अभी छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित और राज्यों में चुनाव हुआ था, तो बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ में वादा किया था कि अगर हम चुनाव जीत जाते हैं तो हर महिला को उनके मतलब निजी काम के लिए 1,000 रुपये महीना देंगे। दोस्तों चुनाव का रिजल्ट दिसंबर में आया और मार्च में ही 8 मार्च विश्व महिला दिवस के अवसर पर उन्होंने महिलाओं को खाता उसी दिन से ट्रांसफर 1,000 महीना चालू करना शुरू कर दिए, जो अभी इस वीडियो बनते तक जारी है। तो दोस्तों यहां पर बीजेपी ने साफ साफ मैसेज दिया कि हम जो चुनाव में जीतते हैं, हम उसको जो वादा करते हैं जीतने के बाद वहां का वादा पूरा करते हैं। और दोस्तों दिल्ली की बात अगर किया जाए तो केजरीवाल चुनाव के समय में वादा किया था कि हम जो भी पेमेंट लेंगे, विधायकों का पेमेंट होता है 1/4 लेंगे, बाकी सरकारी खजाना में जमा करेंगे, या हम नहीं लेंगे, बाकी जो सरकार करे। उसके बाद में बंगला गाड़ी नहीं लेने का वादा किया था, सब लिए। और दोस्तों ये देखा जाए तो दिल्ली का विधानसभा से के विधायकों ज़्यादा पेमेंट तो शायद किसी का होगा भी नहीं। उसी तरीके से दोस्तों अगर देखा जाए तो जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक सादगी के परिचायक थे और कम खर्चों पर काम चले इसके वो थे, लेकिन दोस्तों अपने घर को इतना लग्जरी तरीके से बनाया, लाखों के समझ लीजिए कमोड है, लाखों के पर्दे हैं, करोड़ों के टाइल्स से अपने घर को पूरा लग्जरी बना दिया। और इसलिए उनकी आलोचना उस घर को शीश महल का निर्माता भी के तौर पर कहकर लोग करते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी विडंबना है कि बदनाम केजरीवाल हुए और अब उस शीश महल का सुख कोई और भोगेगा, कोई और मुख्यमंत्री मतलब भाजपा का बनके। तो दोस्तों इस तरीके से उन्होंने अपने हर जगह वादे का खिलाफ काम किया। और दोस्तों अंत में उन्होंने वादा जरूर किया था कि हम 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, लेकिन दोस्तों पिछले वादे जैसे उन्होंने पूरा नहीं किए तो लोगों पे यकीन नहीं हो रहा था। और लोग पूछ भी रहे थे भैया कि आप सत्ता पक्ष में बैठे हो तो इतने दिन पहले से क्यों नहीं दे रहे थे। सबको साफ साफ समझ में आ जाता है कि चुनावी बस सिर्फ भाषणबाजी है और कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों बीजेपी उसके बाद नहले पर दहला मारते हुए एक आकर अपना बीजेपी ने वादा किया हम 2,500 रुपये महिलाओं को देंगे। और दोस्तों बीजेपी अपनी वादा को पूरा कर चुका था छत्तीसगढ़ में, इसलिए दोस्तों बीजेपी के वादों का एतबार दिल्ली के लोगों ने किया और वोट बम्पर किया। तो दोस्तों इस तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली का जो चुनाव हुआ है ना दोस्तों, वो हर तरीके से एक अच्छी राजनीति और राजनीति का शुद्धिकरण का प्रयास तो जरूर है। दोस्तों मैं भाजपा कांग्रेस नहीं कहना चाहता, नहीं आम आदमी पार्टी कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं ना कि एक सुधार की बयार बही है और हर तरीके से नेगेटिव लोगों को राजनीति से बाहर करने का प्रयास किया गया है। और दोस्तों हद हो गई, हद से हद हो गई कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जैसे उच्च पदों पर बैठे लोगों को दिल्ली के लोगों ने विधानसभा के अंदर घुसने तक का अधिकार को छीन लिया, सीधे उनको उनके सीट से भी हटा दिया। तो दोस्तों आपको विश्लेषण कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जल कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।